दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर MCQ प्रैक्टिस सेट आपके साथ लेकर आए हैं और MCQ आज हो गया है लेट, तो उसके लिए आप माफी चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि लेट हो गया था आज, इसलिए नहीं आ पाया। तो अब MCQ जो होगा उसमें जनरल बैंकिंग के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, जो कि सभी बैंकों के लिए, जो भी जिस भी बैंक का है, कोई SBI, PNB, यूको, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, जितने भी बैंक हैं वो किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं, जो पहले वाले क्वेश्चन है। लेकिन जो बाद में जो मेनू ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे पंजाब नेशनल बैंक के लिए, केवल पंजाब नेशनल बैंक वालों के मेनू ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करता हूं मैं आपकी क्लास। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वैसे भी रिस्पांस कम आ रहा है, हमारी मेहनत नहीं दिख रही है वैसे स्टाफ को। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा काम है आपको पढ़ाना और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना, क्योंकि वीडियो का रिस्पांस, क्लास का रिस्पांस दिख जाता है कि हाँ कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। जिस दिन एग्जाम आएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, उस दिन आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि यार काश सुना होता तो अच्छा होता, आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। चलो ठीक है, आपकी मर्जी हो तो, है। तो मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन बिना किसी देरी के। वैसे भी देरी हो चुकी है, आज वैसे भी क्लास आ रही लेट। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो रहा आपकी स्क्रीन पर। ये पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको जनरल बैंकिंग का। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट डू नॉट गिव गारंटी ऑन रिटर्न ऑफ फॉर कैपिटल, कि ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा पूंजी निवेश की रिटर्न की गारंटी नहीं देता। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन है FD। FD तो गारंटी देता है कि आपको रुपए वापस करेगा। PPF वो भी आपको वापस की गारंटी देता है। म्यूचुअल फंड आपको वापस की गारंटी नहीं देता। और NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपको भी वापस की गारंटी देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड में रुपए लगाओगे, म्यूचुअल फंड में रुपए वापस आते हैं लेकिन उसकी गारंटी नहीं होती। अब कई बोलेंगे सर उसमें तो रुपए वापस आते, आपने लगा रखे हैं 500 रुपए और आ गए 250 रुपए, तो वो वापस की कोई गारंटी उसकी नहीं है। आने चाहिए तो 500 से बढ़ के आने चाहिए, लेकिन 500 से वो आ रहे हैं कम, तो इसलिए म्यूचुअल फंड इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे, कि इन केस ऑफ हिली एरियाज एंड डिफिकल्ट एरिया द मिनिमम मेंबर ऑफ SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, कैन बी, कि पहाड़ी क्षेत्रों और कठिन क्षेत्रों के मामलों में SHG स्वयं सहायता समूह, जो कि विलेजों में बने हुए हैं, गांव में महिलाएं इसको बनाती है, जो पहाड़ की महिलाएं, कठिन क्षेत्र की महिलाएं होती है वो, तो उसमें न्यूनतम सदस्य क्या हो सकते हैं। ये आपको मैंने बताया था कि GIB के एग्जाम में भी आ रखा था। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 2, तीसरा है 10 और चौथा है 20। तो इसके मिनिमम जो मेंबर्स होंगे वो होंगे 10। ठीक है भाई, लेकिन 10 से ऊपर हो सकते हो, 10 से 20, इसलिए मैंने आपको नीचे ऑप्शन में भी लिखा है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉल अंडर एग्रीकल्चर क्रेडिट, कि इनमें से किस ऋण के अंतर्गत कौन सा आएगा। पहला ऑप्शन है फार्म क्रेडिट, दूसरा है एग्रीकल्चर, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंसिलरी सर्विस, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। इसका मैंने आपको एक बार पहले भी बता चुका हूं मैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपको हमारे को बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसमें से
कौन एग्रीकल्चर ऋण के अंतर्गत नहीं आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रायोरिटी सेक्टर, मैंने आपको प्रायोरिटी सेक्टर भी पढ़ा दिया, वैसे प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इन प्रायोरिटी सेक्टर्स लोन सर्विस चार्ज नॉट कैरिड इज द लोन अमाउंट अप टू रुपीज, कि प्राथमिक क्षेत्रों के ऋणों में किसमें जो वो होता है सेवा शुल्क, वो नहीं लिया जाता। कितने रुपए तक के? पहला ऑप्शन है 25,000, दूसरा है 10,000, तीसरा है 1,00,000 और चौथा है 25,000। तो इसमें ऑप्शन थोड़ा दो हो गए हैं, उसके लिए भी हम माफी चाहते हैं क्योंकि 25-25 दो बार लिख दिया है। तो ऑप्शन होगा आपका 25,000, कि भारत में 25,000 से रुपए तक के प्राथमिकता क्षेत्रों के ऋणों पर कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाता है। जरूर ध्यान दें, प्रायोरिटी सेक्टर को उसमें कितने क्षेत्र आते हैं, एमएसएमई की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो वो आप जरूर रिवाइज करते रहे, आपको पिछली क्लासों में बताया हुआ है और आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एनआई एक्ट से। एनआई एक्ट का मतलब होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। इससे 100% क्वेश्चन आएगा और उसको कोई नहीं रोक सकता। देखना, हाउ मेनी सेक्शंस इन एनआई एक्ट 1881, के एनआई एक्ट 1881 में कितनी धाराएं हैं? पहला ऑप्शन है 148, दूसरा है 147, तीसरा है 150 और चौथा हो जाएगा 151। तो एनआई एक्ट में जो धाराएं हो जाती है वो हो जाती है 148, ऑप्शन नंबर ए। एनआई एक्ट यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में कुल 148 धाराएं हैं। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, जो रहा आपकी स्क्रीन पर ये एपीवाई अटल पेंशन योजना की जो आयु सीमा है, एज, वो कितनी है? शायद पहले भी रिपीट करवा चुका हूं और पढ़ाऊंगा लगातार, ऐसी कोई नहीं है। जब तक आपको घोट के नहीं पिला दिया जाएगा तब तक नहीं छोड़ा जाएगा, आपको क्लर्क बनाया जाएगा फुल। पहला ऑप्शन है 18 से 40, दूसरा है 21 से 40, तीसरा है 21 से 50 और चौथा है 18 से 50। तो जो अटल पेंशन योजना की जो आयु सीमा है वो हो जाएगी आपकी 18 से 50 और सॉरी 18 से 40। कहीं पर गलत बोल दिया जाता है, हो जाता है, तो वहां पे थोड़ा क्षमा करना और उसको सही भी कर लेना और बता देना सर ये गलत है। अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। अटल पेंशन योजना इतने में तो लोग रुपए जमा कराते ही हैं उसमें, उसके बाद तो पेंशन का हकदार तो बाद में होता है, यहाँ पे होते हैं रुपए जमा 18 से 40 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है हु हैज डेवलप्ड द ई रुपीज, कि जो ई रुपी है उसको किसने डेवलप किया था? ई रुपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रुपीज। आपको हम उसकी अंग्रेजी हिंदी बता देते हैं। ई रुपीज किसने विकसित किया था? पहला ऑप्शन है एनपीसीआई, आरबीआई, जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है जीओआई का मतलब, है ना, और नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म मैंने आपको कल भी बताई थी, लेकिन आज आपने हमारे को एनपीसीआई की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। और ईज रुपीज को किया था एनपीसीआई ने विकसित, और आपने हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर एनपीसीआई की फुल फॉर्म बतानी है कि सर एनपीसीआई की फुल फॉर्म ये होती है। तो एनपीसीआई ने ई रुपीज को विकसित किया था। आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि क्यों विकसित किया था, क्या कारण रहा होगा कि इनको ई रुपीज लाना पड़ा। नहीं तो रुपए तो मार्केट में चल ही रहे हैं, वैसे हार्ड करेंसी चल रही थी, लेकिन ई रुपीज को क्यों लाना पड़ा ये जानना भी बहुत जरूरी है। आप बने रहे हमारे साथ अंत तक। ई रुपी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान यानी एनपीसीआई ने विकसित किया है। इसे वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको 2021 में जब
कोविड का आया था टीकाकरण, तो लोगों को कैशलेस भुगतान के समाधान के लिए ये ई रूपी लॉन्च किया था। ये सबसे जरूरी है कि ये कब लॉन्च हुआ था? 2021 में। क्यों हुआ था? जब कोरोना का क्राइसिस चल रहा था, कोरोना पैंडेमिक चल रहा था, तो उस टाइम इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए थे। अगला जो प्रश्न है वो रहा आपकी स्क्रीन पर, ये कि जो रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, कि जो इंद्रधनुष की जो क्रांति है वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, फ्लावर प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन, मिल्क या फ्रूट प्रोडक्शन। तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध कृषि से है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है कृषि तो है ही नहीं। फ्लावर, वेजिटेबल प्रोडक्शन ये आता है कृषि में, फ्रूट भी कृषि में आता है, तो इसमें जो ऑप्शन आ रहे हैं वो सभी एग्रीकल्चर के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो कि इंद्रधनुष क्रांति का संबंध कृषि से है। यह एक स्थायी कृषि क्रांति जिसका मकसद है उत्पादन की लागत को कम और पर्यावरण पे कम असर पड़े और मिट्टी को स्वास्थ्य बनाए। तो इंद्रधनुष का एग्रीकल्चर से मतलब, लेकिन ऑप्शन में एग्रीकल्चर नहीं है, तो आप ध्यान दें, उसको एग्रीकल्चर कर दें। बाकी ये सब एग्रीकल्चर में आते, वैसे फ्रूट हो गया, सब्जियां हो गई और फूल और फल हो गए। चलते हैं आगे फिर। नेक्स्ट, फीस पेबल फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई, कि अगर आपने आरटीआई लगानी है तो आरटीआई लगाने के लिए आपको कितने रुपए का भुगतान करना होगा? पहला ऑप्शन है 10 रुपए, दूसरा है 20 रुपए, तीसरा है 100 रुपए और चौथा है कि कोई भी फीस नहीं पड़ेगी। सूचना का अधिकार आया था 2005 में। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ये आया था आरटीआई 2005, और इसमें जो आपको शुल्क देना होता है वो देना होता है मात्र 10 रुपए। ठीक है भाई। अगर आपको किसी की भी जानकारी लेनी है, अपने मैनेजर की जानकारी लेनी है, अपने गांव में प्रधान की जानकारी लेनी है, या किसी भी बंदे की जानकारी लेनी है, 10 रुपए लगाओ और उस पे सूचना का अधिकार लगा के आपको उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ कितने रुपए आया था और वो कितना खा गया और कितना उसने लगा दिया है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, मैक्सिमम लिमिट ऑफ एजुकेशन लोन टू क्वालिफाई एंड पीएसएल। पीएसएल होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कि इसकी जो अधिकतम सीमा है वो कितनी है? पहला ऑप्शन आ जाएगा 20 लाख, दूसरा आ जाएगा 5 लाख, तीसरा आ जाएगा 10 लाख और चौथा आ जाएगा 1 करोड़ रुपए। तो प्राथमिक क्षेत्र के तहत 10 लाख रुपए इंडिया में, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। और अगर वो बाहर पढ़ाई कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको 20 लाख रुपए तक की अधिकतम शिक्षा ऋण उसको मिल सकता है। हिंदुस्तान में 10 लाख रुपए और विदेश में 20 लाख रुपए मात्र। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, कि जो भी वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, उसकी बचत योजना के तहत जमा की जो न्यूनतम राशि है वो कितनी होगी? तो जमा की जो न्यूनतम राशि है वो होती है 1000 रुपए मात्र। ऑप्शन तो 100 रुपए भी है, 250 रुपए भी है, 500 रुपए भी है, लेकिन उसकी जो न्यूनतम कम से कम राशि, न्यूनतम मीन्स होता है कम से कम राशि, उसकी 1000 रुपए और मैक्सिमम अधिकतम जमा राशि उसकी 30 लाख रुपए तक हो सकती है। ठीक है भाई दोस्तों। अगला है एक कैश आउट ऑफ एनी एटीएम,
कि अगर किसी भी एटीएम के अंदर कैश 10 घंटे तक आउट है, मंथ विल अट्रैक्ट अ फ्लैट पेनल्टी फॉर हाउ मेनी रुपीज पर एटीएम, की एक महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक किसी भी एटीएम से नकदी निकालने पर प्रति एटीएम कितने रुपए का भुगतान करना होगा। कि अगर मान लिया जाए कि किसी भी एटीएम में अगर 10 घंटे तक रुपए नहीं है तो उनको कितना चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्ज करना पड़ेगा, उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी 10,000, 50,000, 25,000 है, कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। लेकिन यही क्वेश्चन सेम टू सेम जे में ये वाला क्वेश्चन परसों आया था, परसों ही 3-4 दिन पहले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000। उनको 10,000 रुपए की पेनल्टी को भरना पड़ेगा। अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को जरूर देखें अंत तक और अपना स्कोर भी शेयर करें कि आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हो। रिवीजन की जरूरत है और रिवीजन करते रहिए। अगला क्वेश्चन है इंसेंटिव पेबल टू बैंक्स बाय आरबीआई फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स। कि आरबीआई क्या करता है कि बैंकों को रुपए देता है, सिक्के, आरबीआई सिक्के देता है और सिक्के उनको बढ़िया दुकानदार कस्टमर उनको सिक्के देने पड़ते हैं। तो ये है कि ये बोल रहे कि अगर एक बैग किसी भी कस्टमर को अगर देता है तो बैंक आरबीआई बैंक को कितना % देती है। मान लीजिए उसने एक बैग दिया तो उसमें 65 रुपए 65% पर बैग आरबीआई उस बैंक को देती है। अब बैंक को क्या देगी आरबीआई? आरबीआई का लिंक तो सीधे करेंसी चेस्ट के साथ होता है वैसे तो पहले तो करेंसी चेस्ट ब्रांच को देता है और फिर ब्रांच उस कस्टमर को रुपए पकड़ाते हैं। तो ये है कि आरबीआई बैंकों को कितना देता है, 65 रुपए एक थैले के देता हूं। ठीक है भाई, नीचे देख लेते हैं क्या लिखा है कि सितंबर 2021 में बैंकों को सिक्कों के वितरण के लिए प्रति थैला 65 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है। क्योंकि सिक्के को लेता नहीं है इसलिए आरबीआई ने सोचा यार सिक्के अगर नहीं लेता तो अगर जब तक इनको रुपए नहीं दिया जाए, इंसेंटिव नहीं दिया जाए, जैसे आपको मिलता है इंसेंटिव वैसे ही इनको भी दिया जाता है। और प्रति थैला 65 रुपए, पहले ये था 25 रुपए, पहले 25 रुपए मिलते थे लेकिन अब मिलते हैं 65 रुपीज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एज पर आरटीआई एक्ट इंडियन सिटीजन कैन सीक इंफॉर्मेशन वेयर इन ओल्डर देन। कि अगर कोई बुजुर्ग आदमी है वो अपनी किस उम्र तक आरटीआई को लगा सकता है, मतलब क्या एज होगी आरटीआई लगाने की। आरटीआई 2005 का एक्ट है, ठीक है, ठीक है भाई। तो पहला ऑप्शन है 18 साल तक, दूसरा है 21 साल का बुजुर्ग और तीसरा है 60 साल का बुजुर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरटीआई लगाने के लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने आरटीआई लगानी है तो उसके लिए कोई उम्र सीमा कुछ भी नहीं रखी गई है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और तगड़ा मीठा क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को भी। इन केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड व्हाट टाइप ऑफ चार्ज इन क्रेडिट, कि जो अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड है जो वो किस प्रकार का उसमें चार्ज बनता है। सबसे पहला ऑप्शन है हाइपोथेकेशन, पहला ऑप्शन है, दूसरा है असाइन, तीसरा है मॉर्गेज और चौथा है प्लेज। इसका आंसर आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो केसीसी वाला है उस पे किसान क्रेडिट कार्ड पे कौन सा चार्ज बनता है। बहुत आसान और बहुत इजी है, आपको मैं पहले भी अपनी कक्षा में बता चुका हूं तो आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। चलते हैं आगे, आज के हो गए 2 क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना रिपेमेंट मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड ऑफ अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधिकतम पुनर्भुगतान क्या अवधि है। पहला ऑप्शन है 20 साल, दूसरा है 10 साल, तीसरा है 15 साल और चौथा है 30 साल। तो वैसे इसकी जो अवधि है वैसे ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 साल, लेकिन इसको कई भागों में डिवाइड कर रखा है।
जैसे बताता हूं मैं भी आपको, यह जो सब्सिडी है 30 वर्ष की अवधि के लिए 6 लाख रुपए तक की ऋण राशि तथा यह ऋण की अवधि के दौरान जो भी कम हो 6.5% की दर से उपलब्ध है। सब्सिडी केवल 6 लाख रुपए तक के ऋण के लिए, सब्सिडी केवल 6 लाख रुपए तक के लिए है। बाकी 6 लाख रुपए से अधिक का अगर आपने ऋण लिया है तो उस पर कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। सब्सिडी केवल 6 लाख तक है, 6 लाख के बाद कोई भी सब्सिडी नहीं है। अगर आपने 6 लाख के बाद ऋण लिया तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कैश केप्ट इन करेंसी चेस्ट बैंक ब्रांच इज द प्रॉपर्टी ऑफ। जो करेंसी चेस्ट है उसमें जो रुपए रखे हुए हैं वो किसकी संपत्ति है? जो रुपए रखे होते हैं करेंसी चेस्टों में, हर बैंक का अपना अपना करेंसी चेस्ट होता है जिसके अंदर, जिसको रुपए का भंडार भी बोला जाता है, जिसको मुद्रा प्रकोष्ठ हिंदी में बोलते हैं उसको ना। करेंसी मीन्स होता है मुद्रा और प्रकोष्ठ होता है चेस्ट, तो उसको मुद्रा प्रकोष्ठ भी कहते हैं। तो वो जो संपत्ति रखी है वो किसके अंडर में होती है? बैंक के अंडर में होती है, आरबीआई या पब्लिक या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पब्लिक के अंडर में तो नहीं होगी वो, लेकिन वो होती है डायरेक्ट आरबीआई के अंडर में। डायरेक्ट आरबीआई आदेश देता है करेंसी चेस्ट को और वो वहां से उसको लेन देन जो भी करना होगा वो अपना करता रहता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग क्लेम अंडर कोपरा। कोपरा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंज्यूमर पब्लिक एक्ट 1986। ये कोपरा उपभोक्ता सार्वजनिक अधिनियम 1986 के तहत अपनी जो वो है सीमा है, अवधि है, उसका दावा कितने मंथ तक दायर कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है 24 महीने, दूसरा है 6 महीने, तीसरा है 12 महीने और चौथा है 5 इयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 महीने यानी 2 साल। COPRA 1986 के तहत दावा दायर करने की सीमा अवधि कारण उत्पन्न होने की तारीख 2 वर्ष है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर लोन्स अंडर द प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। जो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम थी जो कि वेंडरों के लिए, जो स्ट्रीट वेंडर थे, रेड़ी वाले, ठेली वाले, ये क्लास में आपको बता चुका हूं कि उनके लिए जो अधिकतम अवधि है वो कितनी है। अधिकतम अवधि बताए तो कि मतलब उनका कितने तक वो इस सीमा से रुपए जमा करा सकते हैं। पहला 1 साल, दूसरा 2 साल, तीसरा 3 साल, चौथा है 5 साल। लेकिन इनको अलग अलग हिसाब से अलग अलग इनको टाइम पीरियड दिया गया है कि फर्स्ट अगर आपने टाइमली रुपए जमा करा दिए तब आपको नेक्स्ट टाइम भी वो दिया जाता है। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 साल यानी 36 महीने। ये जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसको पीएम स्वनिधि योजना बोलते हैं, कि जब भी कोरोना काल आया था, कोरोना काल के बाद जितने भी लोग बेरोजगार हुए थे, किसी ने रेड़ी, किसी ने बार्बर, किसी ने ठेले की दुकान खोल दी थी, तो उनके लिए मोदी जी ने ये योजना बनाई थी कि भाई तुम बेरोजगार मत रहो, तुम्हारे को लोन दिया जाएगा, तुम कुछ करो भाई, अपना पेट पालो तुम। तो इसलिए पेट पालने के लिए मोदी जी ने इन वेंडरों के लिए योजना चलाई थी जिसका नाम था पीएम स्वनिधि योजना। और इस योजना के तहत अधिकतम ऋण चक्र के हिसाब से मिलता है। पहले चक्र 12 महीने का, दूसरे चक्र 18 महीने का, तीसरा और जो मैक्सिमम टाइम है वो होता है 36 महीने जो कि 3 साल होता है। इसमें अगर आप टाइमली रुपए जमा करा देते हो तो आपको अगला चरण का लोन मिल जाता है, ठीक है। और इसमें मोदी जी ने एक ये योजना चलाई थी कि अगर आप ऑनलाइन भुगतान कराते हो तो उसके भी आपको रुपए मिलते हैं। तो उस टाइम आप लोगों के लिए नहीं, मतलब जो ये थे वेंडर्स, उनके लिए एक अच्छी स्कीम चलाई गई थी। तो ये तो सभी बैंकों के लिए, जितने भी स्टाफ
अभी प्रमोशन के लिए बैठ रहा है, ये सब के लिए, चाहे कोई किसी भी बैंक का स्टाफ हो, ये उनके लिए क्वेश्चन और आंसर एमसीक्यू था। और अब जो नीचे आने वाला है वो केवल टू केवल पंजाब नेशनल बैंक के जितने भी खिलाड़ी हैं ये उनके लिए है। और वो भी जो अगर चैप्टर है वो है सीबीएस मेनू ऑप्शन। ये वाले सीबीएस मेनू ऑप्शन 3 या 4 नंबर के पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। और मैं आपके हिसाब से ज्यादा नहीं लाता, कितने होंगे, मात्र ये होंगे 10 या 10। मेरे को पता आप याद नहीं कर पाओगे क्योंकि आप लोगों को समय नहीं मिलता है, तो इसलिए आप लोगों के हिसाब से इस प्रैक्टिस सेट को बनाया जाता है ताकि आप इजीली पढ़ भी सको और आप याद भी कर सको, और जिस दिन पेपर में आएगा आप उसको क्रैक कर भी सको। नहीं तो ऊपर नीचे खुजली करते रहोगे, कोई फायदा नहीं है फिर। तो मैं शुरू करता हूँ पीएनबी वालों के लिए जो स्टाफ है पंजाब नेशनल बैंक का। तो सबसे पहला जो मेनू ऑप्शन है वो है आपकी स्क्रीन पर कि एप्रोसिएशन ऑफ रिकवरी इन एनपीए अकाउंट। जो एनपीए अकाउंट है उसको अगर रिकवरी करने के लिए जो ऑप्शन है वो है एन एच एन पी ए सी आर। एच और बीच में एनपीए आ जाएगा और सीआर हो जाएगा कि भाई ये रिकवरी के लिए है ये अकाउंट। एनपीए और सी का फिर और आर का रिकवरी। अगला हो जाएगा रिकॉर्डिंग चार्ज इन एनपीए अकाउंट। अगर एनपीए अकाउंट का जो रिकॉर्डिंग चार्ज है उसके लिए है एनपीए सीएचआरजी। सीएचआरजी का मतलब ही चार्ज होता है। आपने पीछे वाले 1 या 2 लेटर देख रहे तो आपको आइडिया भी आ जाएगा। अगर आप क्लास को ध्यान से सुनते हैं तभी वहां पे आएगा, नहीं तो वहां पे ऊपर नीचे देखते रहोगे, जिस दिन पेपर में आएगा और फिर याद करोगे कि काश हमारे को सर ने सही पढ़ाया था और हमने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि लोग रोते हैं, हमने देखे हैं लोग रोते हुए जब फेल हो जाते हैं तो तब फोन करते हैं, सर अब तो मेरे को पर्सनली घर पे आ जाओ पढ़ाने के लिए। लेकिन कौन घर पे जाता है। अगला है एनपीए अकाउंट राइट ऑफ कंप्रोमाइज डिटेल। कि एनपीए अकाउंट का जो राइट ऑफ है उसके लिए है COWO। काउ मत पढ़ लेना इसको COW, लेकिन वो COWO है। नेक्स्ट, लोन ओवरड्यू डिमांड रिमाइंडर रिपोर्ट। कि जो लोन का जो ओवरड्यू डिमांड है ये उसका जो रिमाइंडर का है उसका जो ऑप्शन है वो होगा HLAODR। शायद आपको सुन के याद हो जाना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो ये भी थोड़ा मुश्किल की बात है। रात को खाना पीना कम है और क्लास पे ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट, रिवर्सल और रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरीज इन एनपीएस। शायद दोबारा तो नहीं आएगा, नहीं। इसका जो ऑप्शन है वो है APPROREV। अप्रूव और रिकवरीज आपने आगे और पीछे के जो ऑप्शन है ना उनको देखना है। APPR फिर O फिर REV। आपको ऑप्शन बहुत दूर दूर मिलेंगे वहां देखने के लिए। अगला आ जाएगा क्लोजर ऑफ एनपीएस अकाउंट। अगर एनपीए अकाउंट का जो क्लोजर है उसके लिए मेन ऑप्शन है एनपीए CLS आ जाएगा क्लोजर। नेक्स्ट, ओपनिंग ऑफ एफडी और आरडी अकाउंट। ये कल भी आया था, ये परसों भी आया था और ये रोज आएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एफडी और आरडी अकाउंट को ओपनिंग करने के लिए HOAACTD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और इसे जो नीचे वाला है कि प्रिंटिंग और पासबुक, ये कल भी नहीं आ पाया था, कोशिश की थी इसको लिखने की लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन ये 2 शायद डेली आएंगे आपके लिए। अगर पासबुक को प्रिंट करना है तो HP और BP। अपनी BP को पासबुक में बढ़ा देना है, HP और BP। नेक्स्ट, पासबुक प्रिंट रिसेट HPBPR। HPBPR मेरे साथ जरूर बोले, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पीछे पीछे बोलना है तो आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है, अगर पहले अटेम्प्ट में पास होना है
तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो जो लोग कहीं लेफ्ट करके जा रहे हैं पछताएंगे, रोएंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा, याद करेंगे गुरुजी को कि चलो हाँ, आप लोगों की मर्जी है। बाकी नेक्स्ट है इशुएंस ऑफ पर्सनलाइज चेकबुक की जो पर्सनलाइज चेकबुक है उसके लिए जो ऑप्शन है सीबीएस, फिर चेक के लिए CHQ चेक और बी बुक के लिए BQ। अगला है इशुएंस ऑफ नॉन पर्सनलाइज चेकबुक, ये तो पर्सनलाइज चेकबुक के लिए है, और जो दूसरा है वो है नॉन पर्सनलाइज चेकबुक HICH नहीं, हाँ HICHB। और नेक्स्ट है जो चेकबुक की जो मेंटेनेंस है उसके लिए HCHBM, चेकबुक की मेंटेनेंस HCHBM। और आज का अंतिम और लास्ट स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक HSPP, स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक आज का अंतिम और लास्ट फिनेकल मेनू ऑप्शन था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेनू ऑप्शन पसंद आए होंगे और आपने इनको रिवीजन भी किया होगा। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, और सेकंड सैटरडे और संडे का एंजॉय लीजिए, लेकिन घर में जरूर रिवाइज करते रहिए। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इनको ना भूलें और इनको पढ़ते रहिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। आज वैसे भी क्लास लंबी हो गई है तो थोड़ा मैनेज कर लेना, छुट्टी भी आप लोगों की वैसे, तो इसको जरूर पढ़ें और क्वेश्चन जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बताए उनको जरूर उनका आंसर दें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।